तो कैसे हो चैंपियंस। पिछले 2 लेसन्स में अपन ने जो क्लासेस ली थी उसमें आपको बहुत अच्छे से लीजेंड्स, उनके वर्गीकरण और उपसय संयोजक यौगिक क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपन आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और अपना जो लिगेंड्स का एक प्रकार रह गया था उभयदंती लिगेंड्स, उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे आज आपको मजा बरसात में चाय और पकौड़ी के साथ आ रहा है, वैसे ही आज आपको इस क्लास में भी बहुत मजा आएगा मेरे साथ। तो चलिए आप और हम दोनों मिलके इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो। तो अब अपने पहले पढ़ा था किलेट लिगेंड, उसके बाद में सॉरी 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 अब अपने एक लिगेंड का प्रकार हो रहता है जिसे बोला जाता है उभयदंती लिगेंड, जिसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। पिछले साल जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसके अंदर इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो असल में उदासी लिगेंड होता क्या है। ठीक है, असल में ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें होते तो दाता परमाणु 2 है, जिनमें होते तो दाता परमाणु 2 है, परंतु इनकी जो दंतुरता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, उभयदंती लिगेंड्स। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऐसे लिगेंड्स जिनमें दाता परमाणु होते तो 2 है, परंतु इनकी जो दंतुरता होती है वो कितनी होती है, 1। यानी उन दोनों में से एक बार में एक ही दाता परमाणु बंध बनाने में क्या लेता है, भाग लेता है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि 2 दाता परमाणु बंध बनाने में भाग कब लेते हैं, जब उनके द्वारा बनाई गई वलय स्थायी हो। और वो स्थायी कब होती है, जब उसमें परमाणु 5 या 5 से क्या हो, ज्यादा हो। तो अब मैंने आपको उभयदंती लिगेंड की परिभाषा बता दी, एक बार मैं इसको राइट डाउन भी कर देता हूं। ठीक है, तो क्या वो लिखेंगे अपन, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु इनकी दंतुरता 1 होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, उभयदंती लिगेंड। जैसे मैंने आपको याद रखो बताया था CO3-2 SO4-2 में 2 दाता परमाणु थे, परंतु दोनों के दोनों बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे थे। अपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था। अब इसके एग्जांपल्स है कुछ, जैसे एक है NO2-, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो। एक है ONO-, इसको बोलते हैं अपने नाइट्रेटो O। एक है CN-, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, साइनोसी। एक है अपने NC-, इसको क्या बोला जाता है, साइनो N। इसके अलावा अपने हैं एक SCN-, जिसको मैंने आपको बता चुका हूं मैं पुरानी क्लासेस में, आयो, हाँ चलो दोनों नाम लिख देता हूं, थायोसाइनेटो। यहां अपन लिख दे तो इसको क्या बोल सकते हैं, थायो साइनो एस। और एक होता है अपने NCS-, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, थायो साइनो एन। तो ये आपके उदासीन सॉरी उभयदंती लिगेंड्स होते हैं। कौन सा आज बार बार उदासीन नाम आ रहा है, उभयदंती लिगेंड सॉरी। NO2- नाइट्रेटो N, ONO- नाइट्रेटो O, CN- साइनो C, NCS- साइनो N, और SCN- हो गया, NCS- हो गया। ये सारे के सारे कौन से लिगेंड्स होते हैं, आपके उभयदंती लिगेंड्स होते हैं। आज क्या थोड़ी बहुत बरसात हो रही है ना, तो दिमाग थोड़ा ऐसे हो रहा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो अपने ये सारे के सारे कौन से लिगेंड्स होते हैं, अपने उभयदंती लिगेंड्स होते हैं। इन सभी में दाता परमाणु तो 2 होते हैं, परंतु इनकी दंतुरता कितनी होती है, 1। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस भी संकुल यौगिक में उभयदंती लिगेंड होता है वो सारे के सारे बंधनी समावयवता दर्शाते हैं। अब आप बोलोगे सर बंधनी समावयवता क्या होती है, तो अपन जब इस चैप्टर में समावयवता वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बंधनी समावयवता असल में होती क्या। लेकिन अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जिन भी संकुल यौगिकों में उभयदंती लिगेंड होता है वो सारी की सारी कौन सी समावयवता दिखाते हैं, बंधनी समावयवता दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सारे टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दे दी।
एक दंतु क्या होता है, द्विदंतु क्या होता है, उदासीन क्या होता है, ऋणावेशित क्या होता है, धनावेशित कौन से होते हैं, किलेट लिगेंड्स कौन से होते हैं और अपने उदासीन लिगेंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। जैसा कि आपको याद है, अपन ने बोला था जितने भी किलेट लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे वलय बनाते हैं। उस वलय को क्या बोला जाता है, किलेट वलय। तो मान लो आपको क्वेश्चन आया कि अपना जो एथिलीन डाइएमीन है, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं EN, कितनी कितनी किलेट वलय बनाता है। ठीक है भाई, आपको बोला कि एथिलीन डाइएमीन है, वो कितनी किलेट वलय बनाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। देखो, किलेट वलय कितनी बनेगी, इसका एक फॉर्मूला होता है दंतूरता -1। मतलब लिगेंड जो किलेट लिगेंड की दंतूरता है ना, उसमें से एक घटा दो तो वो पता चल जाएगा कि वो कितनी किलेट वलय बनाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि EN एथिलीन डाइएमीन, इसकी दंतूरता कितनी होती है, दो। दो दत्ता परमाणु होते हैं, 2 - 1, तो उत्तर कितना आ गया, 1। यानी एथिलीन डाइएमीन एक किलेट वलय बनाएगा। मतलब एक, अगर जो EN लिगेंड है वो कितनी किलेट वलय बनाएगा, एक। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला ऑक्जेलेटो कितनी किलेट वलय बनाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो फॉर्मूला ला ला ला, किलेट वलय इज इक्वल टू दंतुरता -1। तो आप सभी को पता है ऑक्जेलेटो की भी दंतुरता कितनी होती है, पिछली क्लास में आपने सीखी थी। कितनी होती है, 2। 2 - 1, उत्तर कितना आ गया, 1। यानी ऑक्जेलेटो भी, एक ऑक्जेलेटो कितनी किलेट वलय बनाएगा, एक किलेट वलय बनाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा आगे देखते हैं। अब कई वीडियो देख के ये बोलेंगे कि सर फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं थी, फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं थी। सर ये देखो, ये मैंने एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला लिख दिया और ये मैंने M लिख दिया और मैंने देखा तो एक ही तो वलय बनने लग रही है। आपकी बात सही है, लेकिन आगे कुछ और भी तो लिगेंड्स आएंगे, उनमें आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के थोड़ा नहीं समझ सकते जब मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया है ना। तो चलो देखते हैं। अब जैसे अगले ने आपको बोला कि भाई चलो दो का तो तू बता देगा, दो का तो आप बता दोगे कि यार एथिलीन डाइमीन की एक है, चलो रट भी ली, और ऑक्सीलेटो की भी कितनी है, एक है। लेकिन एग्जामिनर निकला थोड़ा सा चालाक, उसने बोला चलो तुम्हारे मजे लिए जाते हैं। उसने बोला EDTA -4 कितनी किलेट वलय बनाएगा। हाँ, उसने ये बोल दिया आपके तरफ, मतलब वो अभी थोड़ा रील्स में चल रहा है ना, फा, है ना, हमला अचानक हुआ था, वैसे आपके सामने हमला अचानक से हो जाएगा कि यार EDTA -4 कितनी किलेट वलय बनाएगा। अब आप इसकी स्ट्रक्चर भी बना लोगे तो भी आप नहीं बता सकते कि कितनी किलेट वलय बनेगी। तो यहाँ अपना फॉर्मूला आएगा काम में, क्या आएगा, किलेट वलय इज इक्वल टू दंतूरता -1। तो किलेट EDTA की दंतूरता कितनी होती है, 6 हेक्सादंतुक होता है ना, -1, उत्तर आ जाएगा 5। यानी EDTA टोटल कितनी किलेट वलय बनाएगा, 5 किलेट वलय बनाएगा। तो ये मैंने आपको एक किलेट लिगेंड का जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया कि आपको बोल देना कि कोई किलेट लिगेंड कितनी किलेट वलय बनाएगा, तो उसका फॉर्मूला है दंतूरता -1। उसकी दंतूरता आपको पता होगी, उसमें से एक घटा दो, तो ये आपका किलेट वलय वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये तो आपको दे दिया, अब अगर ऐसे दे दे तो कि COEN3 + 3, इसके अंदर कुल कितनी किलेट वलय, मतलब ये आपको एक क्योंकि इसके अंदर किलेट लिगेंड है तो अपन इसको किलेट संकुल बोल सकते हैं, चलो अपन इसको संकुल यौगिक बोल देते हैं। और मैंने आपको बोला कि इस संकुल यौगिक में कुल कितनी किलेट वलय है। अब अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसमें किलेट वलय बनाओगे, फिर गिनोगे, इतना टाइम थोड़े ना है अपने पास। तो फिर क्या करें, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस EN कितनी किलेट वलय का वो पता है कि एक EN
1 किलेट वाले बनाता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे टोटल एन कितनी है 3, तो आपका सीधा आंसर कितना हो गया 3 हो गया। इसमें कितनी किलेट वाली होगी 3 होगी, एकदम इजी बात है ना। दिखने में डरावना है ये, आपकी तरह और मेरी तरह ये क्वेश्चन दिखने में डरावना है, लेकिन है एकदम अपन कह सकते हैं पुकी टाइप का क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे बोल दिया CO OX3 ला ये हो गई -6, उधर जाके हो जाएंगे प्लस में, तो -3 लगा देता हूँ ऊपर में। अब आपको ये बोला कि इसमें कितनी किलेट है ना, तो आपको पता है कि ऑक्जेलेटो होता है, एक ऑक्जेलेटो 1 किलेट वाले बनाता है, तो 3 कितनी बनाएगा 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो आई होप सो आप उसको अच्छे से कर देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, धनतूरता निकालनी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर अच्छे से समझाती थी, ओके। तो ये आपका किलेट वाले कितनी बनती है, एक संकुल यौगिक में कितनी किलेट वाले होती है, ये सब मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब अपने को एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक का नाम है संकुल यौगिकों के प्रकार। मतलब अपन ने जो अभी तक पढ़े हैं ना उपसय संयोजी यौगिक, जो संकुल यौगिक पढ़े हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आप बोलोगे यार कभी लिगेंड्स के प्रकार, कभी संकुल यौगिकों के प्रकार, तो भी आपका क्या है थोड़ा पार्ट बिल्डअप होने लग रहा है, आगे चीजें आपके बहुत काम आएगी। आप बोलोगे सर मोजा आ गया, मोजा है ना, ठीक है, वो पाँव वाला मोजा नहीं, मतलब वैसे मजा आ गया वो कह रहा हूँ मैं आपको। तो संकुल यौगिकों को दो आधार पे बांटा है। पहला संकुल आयन व प्रति आयन के आधार पर, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, आधार पर। यानी सबसे पहले अगर संकुल यौगिकों का प्रकार अपने को पढ़ना है तो अपन किस प्रकार पे आधार पे पढ़ेंगे, एक तो संकुल आयन और प्रति आयन के आधार पर। अब आप बोलोगे ये कैसे, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहला प्रकार है धनावेशित संकुल आयन व ऋणावेशित प्रति आयन। मतलब पहला संकुल यौगिक कौन सा होता है जिसमें जो संकुल आयन होता है वो धनावेशित होता है और जो प्रति आयन होता है वो ऋणावेशित होता है। कैसे, ये देखो CO NH3 Cl3। अब आप सभी को पता है ये ब्रैकेट वाला क्या है संकुल आयन और ये क्या है प्रति आयन। अब देखो अपने को संकुल आयन प्रति आयन से क्या दे रखा है, पहले दे रखा है, इसलिए अपन इसको मानेंगे पॉजिटिव, और प्रति आयन को अपन क्या मानेंगे नेगेटिव, मतलब ऋणावेशित मानेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो संकुल आयन है वो धनावेशित है और प्रति आयन क्या है ऋणावेशित है। दूसरा प्रकार ये आगे बहुत काम आएगा अपने, ऋणावेशित संकुल आयन व धनावेशित प्रति आयन। मतलब इस बार जो संकुल आयन है वो तो ऋणावेशित होगा और अपना जो प्रति आयन है वो धनावेशित होगा। जैसे K4Fe अब इस बार आप देख सकते हो प्रति आयन पहले दे रखा है इसलिए धनावेशित हो गया, संकुल आयन बाद में दे रखा है तो ऋणावेशित हो गया, ठीक है। तीसरा होता है उदासीन। उदासीन मतलब इसके अंदर प्रति आयन नहीं होता। असल में अपन प्रति आयन के आधार पर तो बता पा रहे हैं कि संकुल आयन धनावेशित है ऋणावेशित है। कैसे कि अगर अपने को संकुल आयन इस प्रति आयन से पहले दे दिया जब तो ऋणावेशित है, बाद में दे दिया तो ऋणावेशित है, लेकिन अगर अपने को प्रति आयन ही नहीं दिया हुआ हो तो अपन बता ही नहीं सकते ना। तो उदासीन मतलब ये हो गया, देखो NiCO4 आगे सबके पास समझ में। तो इस तरीके से संकुल आयन और प्रति आयन के आधार पर जो अपने संकुल यौगिक होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से धनावेशित संकुल आयन और ऋणावेशित प्रति आयन वाला, ऋणावेशित संकुल आयन और धनावेशित प्रति आयन वाला, और उदासीन। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, इजी चीज है यार, ना कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे भी सब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आधार है वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपके आधार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है दूसरा आधार, लिगेंड के आधार पर। मतलब लिगेंड के आधार पर संकुल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके RBSc बोर्ड में 1.5 नंबर का आ सकता है कि लिगेंड के आधार पर
संकुल यौगिकों के क्या बताओ, प्रकार बताओ। और अच्छों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार हो जाएगा, क्योंकि अब इसके जो मैं टाइप्स लिखूंगा ना, जब तो आप कह दोगे हाँ ये पढ़ा हुआ है, लेकिन अगले ने ऐसे पूछ लिया तो आपके थोड़ा सा केमिकल लोचा हो जाएगा दिमाग में। तो इसमें सबसे पहले होता है होमोलेप्टिक संकुल। अब आप बोलोगे सर होमोलेप्टिक संकुल कौन सा होता है? ऐसे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक ही प्रकार के लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उन्हें बोला जाता है होमोलेप्टिक संकुल। कैसे? अब आप गौर से देखो, A4FeCN6, ये आपका संकुल आयन, ये आपका हो गया केंद्रीय धातु परमाणु, और ये सारे के सारे कौन से हो गए? लिगेंड्स। अब आप देख सकते हो Fe से सारे के सारे Cn लिगेंड से जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो गया? होमोलेप्टिक। ठीक है भाई। आपको बोल दिया NiCl4-2। अब आप इसमें देख सकते हो ये Ni केंद्रीय धातु परमाणु आयन, और इससे 4 Cl जुड़े हुए, सारे के सारे क्या है? एक जैसे है, तो ये सारे के सारे संकुल कौन से हो गए? आपके होमोलेप्टिक हो गए। दूसरा है हेटेरोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक संकुल। तो अब आप बोलोगे सर हेटेरोलेप्टिक संकुल कौन सा होता है? ऐसा संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े सभी लिगेंड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? हेटेरोलेप्टिक। इजी बात है यार। जैसे PtCl2Br2-2। अब आप देख सकते हो प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, और इससे टोटल 4 लिगेंड्स जुड़े हुए, जिसमें से 2 Cl है और 2 Br है। तो अलग अलग टाइप्स के हो गए ना, इसलिए कौन सा संकुल हो गया? आपके हेटेरोलेप्टिक। इसके अलावा PtH2O, Cl और Br। अब आप देख सकते हो ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, ये 4 इससे जुड़े हुए लिगेंड्स अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए ये भी कौन सा संकुल हो गया? आपके हेटेरोलेप्टिक संकुल हो गया। तो आपको क्या तो क्वेश्चन सीधा ही आ जाएगा, बोर्ड में पूछा हुआ भी है, होमोलेप्टिक संकुल और हेटेरोलेप्टिक संकुल क्या होता है। अगर ऐसा नहीं आया तो आपको अगला क्या बोल सकता है कि लिगेंड्स के आधार पर संकुल यौगिकों के क्या बताओ, प्रकार बताओ। तो बता सकते हो होमोलेप्टिक कौन सा है और हेटेरोलेप्टिक कौन सा है। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एकदम इजी इजी क्वेश्चन आता है, आप बता दोगे मेरे हिसाब से। अरे बहुत इजी चैप्टर है ये, लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से, निम्न में से, आज थोड़ा मौसम अच्छा है ना, तो वैसे सिंगिंग करने की इच्छा हो रही है, लेकिन सिंगिंग क्लास तो चल नहीं रही, तो मैं थोड़ा इसको ही सिंगिंग वे में थोड़ा बोल रहा हूँ। निम्न में से होमोलेप्टिक संकुल है, ठीक है। अब आपको बताना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से होमोलेप्टिक कौन सा है। ऑप्शन ए COCl2 En2+। ऑप्शन बी PtH2O NH3ClBr। ऑप्शन सी FeCN6-3। एंड ऑप्शन डी मैं आपको दे देता हूं NiH2O2Cl2। ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से होमोलेप्टिक कौन सा है। तो आपको पता है होमोलेप्टिक तो वो होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़े हुए सभी लिगेंड समान होते हैं। तो इसमें भी अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सी है वो आपका कौन सा संकुल है, होमोलेप्टिक है। ऐसा इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक हेटेरोलेप्टिक वाला भी कर लेते हैं। अब तो चलो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो दूसरा करवा देता हूँ। निम्न में से हेटेरोलेप्टिक अपने संकुल है, आपको ये बताना है कि कौन सा हेटेरोलेप्टिक संकुल है। FeH2O4 Cl2+, B NiCN4-2। ऑप्शन सी FeCN6-3। एंड ऑप्शन डी NiCO4
तो आपको बताना है इनमें से हेटेरोलेप्टिक कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी सारे सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें अलग अलग है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, ये आपके हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक हो गया। और इसके साथ ही अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर दिया कि संकुल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। अगर अपन केवल संकुल आयन और प्रतिआयन के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, और अगर लिगेंड्स के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। अब आपको 2-3 चीजें मैं क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है? तो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस तत्व का उप सह संयोजी यौगिक है? ये कुछ बीच में एक एक नंबर के क्वेश्चन है। आपको सवाल डायरेक्ट आएगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है, आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो अपने खून को लाल रंग देता है, ठीक है? और साथ ही में अपने शरीर में जो ऑक्सीजन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस तत्व का उपसह संयोजी यौगिक होता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा Fe। कौन सा होता है? Fe। ये ध्यान रखना, एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आगे बात करूं, क्लोरोफिल किस तत्व का उप सह संयोजी यौगिक है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल होता है ना, जो पत्तियों को हरा रंग देता है। अभी वो पत्ती नहीं आया, मतलब जो आप बनोगे इन फ्यूचर, ठीक है? ये वो पत्ती हैं जो अपने पेड़ पे लगती है, ठीक है? उनका हरा रंग किसके कारण होता है? आपको सभी पता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। वो क्लोरोफिल किसका उपसह संयोजक होता है? आपके मैग्नीशियम का। अब गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, और गर्मी में अपन क्या खाते हैं? दही। और दही में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विटामिन B12 जिसका अगर अपन रासायनिक नाम देखें तो होता है साइनो कोबाल एमीन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस तत्व का उप सह संयोजी यौगिक है? ठीक है, तो इसका तो उत्तर क्वेश्चन नहीं है। देखो, साइनो कोबाल, यहाँ पे कोबाल नाम इसलिए है क्योंकि ये कोबाल्ट का होता है, ठीक है? ये कोबाल नाम क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये किसका उपसह संयोजक होता है? कोबाल्ट का। तो इसका आंसर आपका हो गया कोबाल्ट। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये बीच में एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए कि हीमोग्लोबिन किस तत्व का उपसह संयोजक होता है? आयरन का। क्लोरोफिल किसका होता है? मैग्नीशियम का। विटामिन बी वाला एकदम इजी है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। इससे आपको पता चल जाएगा कि कोबाल्ट का होता है। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि पूछा हुआ भी एक बार 15 एक साल में पहले आया था, उसके बाद तो कभी पूछा नहीं बोर्ड वालों ने, पता नहीं क्यों नहीं पूछा। ठीक है, क्वेश्चन है, द्विक लवण क्या है? इसका उदाहरण दो। अगले ने बोला है द्विक लवण क्या होता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, द्विक लवण ऐसे लवण होते हैं अगर जिनको मैं पानी में डालूंगा तो मेरे को एक तो साधारण धनायन प्राप्त होगा और साधारण ऋणायन प्राप्त होगा। इजी डेफिनेशन है। द्विक लवण कौन से होते हैं कि अगर मैं इनको पानी में डाल दूंगा तो एक तो मुझे साधारण धनायन प्राप्त होगा और मुझे एक साधारण ऋणायन प्राप्त होगा। उन सभी लवणों को क्या बोला जाता है? अपने द्विक लवण बोला जाता है। तो अपन डेफिनेशन लिख देते हैं, ऐसे लवण जिनको जल में डालने पर साधारण धनायन व साधारण ऋणायन प्राप्त होता है। ओके, ओके, ठीक है। मतलब अब आप बोलोगे साधारण धनायन और साधारण, अरे भाई ब्रैकेट में कुछ नहीं मिलता। संकुल आयन होता है ना, उसको अपन अलग से ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो ये अपने तो साधारण धनायन और कौन सा हो गया? साधारण ऋणायन हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधा आपसे फॉर्मूला पूछेगा। पहला है FAS, ठीक है? टाइट्रेशन करोगे ना लैब के अंदर, उसमें काम आएगा ये आपके। इसका नाम है फेरस अमोनियम
सल्फेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 2 SO4, फेरस अमोनियम सल्फेट, और आगे आप चाहो तो इसमें लगा दो 6H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, फेरस अमोनियम सल्फेट का, FeSO4 NH4 2 SO4 0.6H2O। दूसरा होता है आपके कार्नेलाइट, कौन सा होता है आपके कार्नेलाइट, ये होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। ये भी आपके क्या होता है, एक अभी मैं आपको तोड़ के बताऊंगा इसमें, ठीक है। ये भी आपके क्या है, द्विक लवण है। और तीसरा है पोटास फिटकरी, जिसको बोल दो पोटास एलम, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपके KAl SO4 2.6 है या 12H2, KAl SO4 2.12H2O, इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, नहीं आई थिंक सो सही है। तो ये तीन आपके सारे के सारे आपके चैप्टर के क्या है, द्विक लवण है। कौन से, एक तो FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, एक है कार्नेलाइट, और एक है आपके पोटास फिटकरी, जिसको अपन बोल देते हैं पोटास एलम भी बोल देते हैं। और भी नीट को इसमें क्वेश्चन भी आया था कि इसका रेशियो क्या होता है, ठीक है। वो आप, हमने अपने चैनल पे नीट का सॉल्यूशन डाल रखा है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है जो आपके अभी नीट के पेपर में आया था। और इसके अंदर उनका रेशियो पूछा था कि पोटेशियम का शायद एल्यूमिनियम के साथ पूछा था या सल्फेट के साथ पूछा था, एक के साथ रेशियो पूछा था। तो आप वो अपने सॉल्यूशन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे पता चलता है कि साधारण धनायन ऋणायन क्या है, कैसे आप वियोजन कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल से बता देता हूँ। FeSO4 NH4 2 SO4, जैसे अपने को इसमें पानी में डाला, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, Fe किसके साथ कनेक्टेड है, SO4 के साथ। तो आप सभी को पता है SO4 पे -2 होता है, तो Fe पर क्या हो जाएगा, +2, Fe+2 और SO4 -2। यहाँ पे NH4 कितने हैं, 2, तो साथ में 2 क्या लिख दिया, NH4, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, SO4 पे -2 होता है। अब यहाँ पे प्लस लगा दिया, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा +2। तो इस तरीके से आप वियोजन कर सकते हो। दोबारा बता देता हूँ, FeSO4 से जुड़ा हुआ है, SO4 पे -2 होता है, तो Fe पे कितना हो गया, +2, SO4 पे हो गया -2। यहाँ पे NH4 कितने हैं, 2, तो मैंने लिख दिया 2 NH4 और SO4 का SO4 लिख दिया। SO4 पे -2 होता है, अब यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, +2 होने चाहिए, तो प्लस हो गए, 2 है तो 2 कितने हो गए, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो कितने हो जाएंगे, +2। अब देख सकते हो साधारण धनायन प्राप्त हुआ है और साधारण अपने को क्या प्राप्त हुआ है, ऋणायन प्राप्त हुए। अब ऐसे ही एक चीज हो रहती है, क्वेश्चन आता है संकुल लवण किसे कहते हैं, ठीक है। तो संकुल लवण एक ऐसा लवण होता है जिसको अगर अपन पानी में डालेंगे तो एक तो अपने को संकुल आयन प्राप्त होगा और एक अपने को साधारण धनायन प्राप्त होगा या साधारण ऋणायन प्राप्त होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ऐसे लवण होते हैं, अगर इनको मैं जैसे ही पानी के अंदर डालूंगा तो ये वियोजित हो जाएंगे और अपने को एक तो संकुल आयन प्राप्त होगा और साथ में अपने को या तो साधारण धनायन प्राप्त होगा या साधारण ऋणायन प्राप्त होगा। कैसे, अब देखो, जैसे इसका पहला एग्जांपल है, इसके तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं ये ले लेता हूँ CONH3 6Cl3, ठीक है। अब इसको अपन पानी में डालते हैं, तो गौर से देखना, CONH3 6, ठीक है, प्लस ये 3Cl है ना, तो ये कर दिया 3Cl। आपको पता है Cl पे क्या होता है, माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -3, तो इस पे कितने आ जाएंगे, +3, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको पानी में डाला तो मुझे एक तो संकुल आयन प्राप्त हुआ, ठीक है, और मुझे एक क्या प्राप्त हुआ, साधारण ऋणायन प्राप्त हुआ। अब जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ K4FeCN6, तो यहाँ पे कितने पोटेशियम है, 4, तो आप सभी को पता है पोटेशियम पे होता है प्लस FeCN6, तो इस पे +4 हो गए ना टोटल, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, -4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को एक तो संकुल आयन प्राप्त हुआ है और अपने को एक यहाँ पे साधारण धनायन प्राप्त हुआ है। तो इनको बोला जाता है संकुल लवण। अगर जिनको अपन पानी में डालते हैं तो अपने को एक तो
संकुल आयन प्राप्त होता है और साथ में अपने को साधारण धनायन या साधारण क्या प्राप्त होते हैं, अपने को ऋणायन प्राप्त होते हैं। इनको अपन बोलते हैं संकुल लवण कहते हैं। तो आपको दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है पहला, संकुल लवण व द्विक लवण में अंतर करो। आपको अगला बोलेगा कि संकुल लवण और द्विक लवण में अंतर क्या होता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कैसे करना है। अंतर हमेशा आपको अपनी नोटबुक में टेबल बना के करना है। एक तरफ संकुल लवण लिखना है, एक तरफ द्विक लवण लिखना है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट जो अंतर का होता है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन। तो अपन पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे संकुल लवण में कि ऐसे लवण जिनको जल में डालने पर हमें एक तो संकुल आयन प्राप्त होता है और साधारण धनायन भी प्राप्त हो सकता है या साधारण ऋणायन भी प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर दिक लवण की बात करें तो दिक लवण ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं पानी में डालूंगा तो मुझे साधारण धनायन प्राप्त होगा और साधारण ऋणायन प्राप्त होगा, मतलब संकुल आयन वगैरह वाला कोई भी लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था FeSO4 NH4 2SO4, इसको मैंने जब पानी में डाला था तो ये बना था। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं इसका पूर्ण रूप से वियोजन हो गया। मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। लेकिन वहीं अगर मैंने संकुल आयन में की बात की थी, ठीक है, और मैंने जब इसको पानी में डाला था तो इसमें ये तो अलग ही नहीं हुए। यानी संकुल लवण का पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता और जो दिक लवण होता है इसका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया हो गया। अब एक बात यह है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वियोजन हो रहा है यानी ये जल में जाने के बाद अपना अस्तित्व खो देता है, क्योंकि इसकी प्रत्येक चीज क्या हो गई, अलग अलग हो गई। लेकिन वहीं अगर मैं संकुल लवण की बात करूं, इसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि यह जल में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। आपको दोनों के अंतर समझ में आ गए होंगे। पहला तो मैंने आपको इन दोनों की डेफिनेशन है बताया। दूसरा, ये अपना पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, ये पूर्ण रूप से वियोजित होता है। क्योंकि ये पूर्ण रूप से वियोजित होता है तो जल में अपना अस्तित्व खो देता है। ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता तो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो दिक लवण होते हैं वो अपने अंदर उपस्थित हर आयन का परीक्षण देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हर आयन पानी में क्या हो जाएगा, अलग अलग। लेकिन जो संकुल लवण होते हैं वो अपने अंदर उपस्थित हर आयन का परीक्षण नहीं देते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आयन तो अलग अलग होता ही नहीं है। मतलब अब ये किसका परीक्षण देगा, केवल Cl- का परीक्षण देगा। इस कोबाल्ट पर जितना चार्ज, जैसे कोबाल्ट +3 है, इस कोबाल्ट +3 का परीक्षण नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका तो वियोजन हुआ ही नहीं। तो आपको संकुल लवण और दिक लवण में अंतर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। संकुल लवण ऐसे लवण होते हैं जिनको जल में डालने पर हमें एक संकुल आयन प्राप्त होता है और साथ में साधारण धनायन या साधारण ऋणायन प्राप्त होता है। वहीं दिक लवण कौन से होते हैं, जिनको अगर मैं पानी में डालूंगा तो हमको साधारण धनायन और साधारण ऋणायन ही प्राप्त होगा। संकुल लवण जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, ये पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। क्योंकि ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते तो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं तो अपना अस्तित्व खो देते हैं। ये अपने हर आयन का परीक्षण नहीं देते, ये अपने हर आयन का परीक्षण देते। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, पोटास फिटकरी लिख सकते हो, अपने कार्निलाइट लिख सकते हो, फेरस अमोनियम सल्फेट लिख सकते हो। इसके अंदर तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो यहां तक अपन ने उपसय संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था से पहले वाले सारे टॉपिक्स थे वो अपन ने क्लियर कर दिए। अब अगली बार जब अपनी क्लास होगी तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे उपसय संयोजन संख्या निकालना और ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, IUPAC नाम। यहां तक मैंने आपके पूरे चैप्टर का बिल्डअप कर दिया और आपको हर क्वेश्चन थे वो अच्छी तरीके से समझा दिए। फिर एक दिन अपन सारे ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन जो होते हैं उनका अपन एक सेशन रखेंगे जिसमें अब तक जितना भी अपन ने पढ़ा है उनके सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो जब तक के लिए आप ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के लिए। धन्यवाद।